हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग 29 जनवरी करंट अफेयर्स देखेंगे, जहां पर एक तरफ आरपीएफ जो है वो एक रोबोट को स्टेशन पे खड़ा कर रही है। वहीं पर दूसरी तरफ जो हमारी आईएटीए हो गई या फिर जो डीजीसीए है, वो विमानन को जो जीपीएस स्पूफिंग होनी होती है उससे बचने के लिए वो तरह तरह की तकनीकें अपना रही है। तो क्या कुछ खास है वो सब हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले कि हमारे जो चैनल है उस पर 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए और ये आप लोगों का प्यार है, इस वजह से एक माइलस्टोन पूरा हो गया है। और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अगला जो मोटिवेशनल कोटेशन है कि मंजिलें भी जिद्दी हैं और रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। यानी कि मंजिलें अगर और रास्ते भी अगर जिद्दी हैं तो हमारे जो हौसले हैं वो भी जिद्दी हैं, हम उसे भी तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि भीमराव अंबेडकर जो थे, अगर वो भी अगर अपने हौसलों से हार जाते, अगर वो भी ये मान लेते कि नहीं नहीं बस सब कुछ तो ऐसे ही चलता है, तो आज जो भारतीय संविधान का निर्माण हो पाया शायद वो नहीं हो पाता। उन्हें तरह तरह की तकलीफें आई, उनके घर में कितने तरीके की परेशानी आई, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो हमें भी जो अपने हौसले हैं उसको भी ऐसे ही लेकर चलना है, हार नहीं मानना है। जो हमने चाहा वो सब होगा, बशर्ते नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। पहला सवाल है कि जो भारतीय रेलवे है उसके द्वारा हाल ही में किस स्टेशन पर एएससी अर्जुन नामक जो ह्यूमनॉइड है ना सुरक्षा रोबोट है, उसको तैनात किया गया है। तो ये जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है वहाँ पर इसको तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि फोटो में ये जो है ना, ये अर्जुन नामक जो रोबोट है इसको तैनात किया गया है। इसको बनाया किसने है, तो ये जो आरपीएफ जो आरपीएफ है विशाखापट्टनम की, उसने क्या किया है, उसने बनाया इसको, ठीक है, उसी ने इसको बनाया है। तो इसका काम क्या है, इसका बस सत्य काम है कि ये जैसे क्या है ना, किसी को देखेगा तो ये फेशियल रिकॉग्निशन कर लेता है। फेस से उसको क्या करेगा, सबको पहचान लेगा। और ये आपको आदरणीय यानी कि जैसे नमस्ते भी बोलेगा आपके साथ। ये जो बिहेवियर होता है, ये नमस्ते और आरपीएफ को देखेगा तो ये सैल्यूट टाइप का ये सब चीज़ें भी ये करेगा। किंतु इसको कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये इसको अभी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे लाया गया है, ठीक है। इसके और भी क्या क्या खास चीज़ें हैं, तो ये भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनॉइड है, यानी कि ये पहला है जो इंसान जैसा है। और ये क्या काम करेगा, ये सिक्योरिटी प्रदान करेगा। ये जो भीड़ भाड़ वाला एरिया जो भीड़ है उससे भी ये काम करेगा, ये कंट्रोल करने का काम करेगा। और जैसे मतलब कोई वहाँ पे दंगा फसाद होने का अगर संभावना रहेगा तो वो उसको ये भाप करके ये क्या काम करेगा, ये भेज देगा, जो कंट्रोल रूम है उसके पास ये संदेश भेजेगा। ये अगर आग उग लगने की संभावना रहेगी तो यहाँ पर फायर सेंसर के लिए भी इसके पास सेंसर है। ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे ये आया है। और ये स्वदेशी तकनीक है, मैंने बोला ना कि इसे आरपीएफ ने बनाया है, ठीक है, आरपीएफ टीम ने बनाया है। ये 3 भाषाओं में ये बोल भी सकता है और बातें भी कर सकता है, यानी कि ये अनाउंस भी कर सकता है। ये तेलुगु में कर सकता है, हिंदी में कर सकता है और अंग्रेजी में कर सकता है, ठीक है। ये आग या धुएं पता लगाने के लिए भी तुरंत अलर्ट भेजता है। और इसमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, ठीक है, यानी कि ये आपको देख करके इसे रिकॉग्नाइज कर सकता है। और कोई ऐसा बंदा जो कि कोई आतंकवादी या इस टाइप का कोई चीज़ है तो ये फेस को रिकॉग्नाइज करता है, फिर उसके बाद ये सिस्टम से मैच करता है। इसके अंदर भी वो सारे चेहरे डाले गए हैं तो वो उससे मैच करता है। मैच करने के बाद अगर कोई सस्पेंशियल टाइप का अगर दिखाई देगा, सस्पिशियस टाइप का, तो वो क्या काम करता है कि वो जो कंट्रोल रूम होता है उसको बताता है कि ये बंदा जो है यहाँ पे दिखाई दिया है, ठीक है। भीड़ की निगरानी करता है। और ये क्या एआई से चलने वाला है, क्या है इसमें एआई फीचर्स लगे हुए हैं। और इसमें बहुत तरीके के क्या है सेंसर है। और ये जो जवान है उनके साथ जो यात्री हैं उनके साथ आपका मालूम है कि दोस्ताना व्यवहार रखेगा और नमस्ते भी बोलेगा, जबकि आरपीएफ के जो जवान है उन्हें सैल्यूट करने का इसमें क्षमता रखे। सर क्या कोई ऐसी भी मतलब जो तकनीकें पहले भी लॉन्च की गई है क्या, तो भाई साहब एक गजराज सिस्टम है। आपको मालूम है कि गज मतलब क्या होता है, हाथी। तो जो हाथी है ना, कभी कभी क्या होता था कि पटरियों पे जो हाथियों का झुंड चलता था, और जब ट्रेनें चलती थी ना, जब ट्रेनें आती थी तो उससे क्या होता था कि हाथी बेचारे क्या होते थे, वो मर जाते थे, क्योंकि ट्रेन तो रोकेंगे है नहीं। तो इनसे बचने के लिए क्या किया गया है, एक गजराज सिस्टम लेके आया गया है, ठीक है। ये गजराज सिस्टम क्या होता है कि जो जैसे ये ट्रेन की पटरी है तो इसके आसपास सेंसर लगा दिए जाते हैं। जैसे ही वो आते हैं ना तो उनकी जो आवाज़ें होती हैं
तो उन आवाज़ों को ये सेंस करता है, सेंस करने के बाद पता चल जाता है, तो ये जो कंट्रोल रूम है उसको बता देता है, प्लस जो ट्रेन रहती है उसको भी ये चीज़ें मालूम चल जाती है, और लोको पायलट को ये कब 500 मीटर पहले ही अलर्ट भेज देता है, जिससे वो पहले से ही क्या हो जाता है, तैनात हो जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर मामले में कहाँ पे देखे जा रहे हैं, ये बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, इन सब एरियो में ये क्या है, बहुत ज़्यादा, यानी कि नॉर्थ फ्रंट वाला जो रेलवे है ना, उधर ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो बसरते कंपन जो होते हैं ना, जो जब वो चलते हैं तो उस कंपन को ये क्या काम करता है, ये एक्सेस करता है, उसके बाद ये लोको पायलट को मालूम चल जाता है, पता चल जाता है, और ये सिस्टम को भी भेज देता है। ठीक है, दूसरा है कि दृष्टि है और MVIS सिस्टम है। दृष्टि किस लिए है? दृष्टि जो मालगाड़ी होती है ना, तो मालगाड़ी का जो दरवाजा होता है ना, वहाँ पे एक लॉक रहता है, उस लॉक को क्या होता है, निगरानी के लिए एक AI प्रणाली वहाँ पे लगाई गई है, जिसे IIT गुवाहाटी जो है ना, उसके सहयोग से बनाया गया है। तो दृष्टि किससे संबंधित है, जो मालगाड़ियाँ होती है उनके जो लोक होते हैं उनकी देख रेख के लिए। ठीक है, और एक दूसरा है कि MVIS मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम, यानी कि जब ट्रेन चलती है तो उसके नीचे का कोई पार्ट्स लूज है या नहीं है, उन सब चीज़ों को देखने के लिए ये एक हाई रिजोल्यूशन का क्या है, कैमरा है। ये नीचे का जो पार्ट्स होता है ट्रेन के वो देखता है, और वो देखने के बाद अगर उसमें कोई खराबी रहती है या हाई रिजोल्यूशन का वो क्या तस्वीरें लेता है, अगर कोई खराबी या पुर्जा कोई ढीला है, तो वो पता लगाने के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे ये देखिए, इस टाइप का ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, MVIS मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम, ये भी लगाई गई। अगर हम और बात करते हैं तो कवच 4 लगाया गया है। कवच जो 4.0 है ना, एक नवीनतम सिस्टम है ये, यानी कि एक ये ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। और कोई क्या नाम है, कोई अगर लोको पायलट है या ड्राइवर है, वो अगर ओवर स्पीड करता है तो भी ये अलर्ट भेज देता है। ठीक है, ये तुरंत क्या काम करेगा, ब्रेक लगा देगा। ठीक है, तो अगर आपने कोई सिग्नल अगर तोड़ा जहाँ पे आपको रुकना चाहिए, अगर आपने वहाँ पे रुका नहीं तो भी ये ऐसा काम करेगा, तो भी ये सिग्नल भेज देता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, बशर्ते आप ये समझ लीजिए कि ये जो स्पीड होता है या कोई हाँ, गाड़ी अगर जो सिग्नल पे रुकनी चाहिए थी नहीं रुक रही है, तो ये क्या है कि ये सिग्नल तुरंत भेजता है, और ओवर स्पीड जो है उसको कम करता है, यानी कि वो तुरंत ब्रेक लगा देगा। और ये सारे जो चीज़ें हैं ये कंट्रोल रूम को भी ये भेज देता है कि ऐसे ऐसी चीज़ें हुई है। अगर हम बात करते हैं कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है ये स्पेशली किसके लिए लाया गया है, तो स्पेशली जो वुमेन है, यानी कि जो महिलाएं हैं, उनके लिए ये लाया गया है। और कोई ऐसा बंदा है कि जो महिलाओं महिलाओं की तुलना में, मतलब कि जो एक डेटाबेस है उसमें अगर महिलाओं से संबंधित अगर कोई छेड़खानी की हुई है, तो उससे ये क्या काम करता है कि फेस को रिकॉग्नाइज करता है हर एक बंदे का, और फिर उससे मिलान करता है। मिलान करने पर अगर कुछ पाता है तो वो तुरंत क्या होता है कि कंट्रोल रूम को ये अलर्ट भेजता है। अभी तो ये नई दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, हावड़ा में है, अहमदाबाद और पुणे, 7 जगहों पर इसको क्या किया गया है, लगाया गया है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इस पे जाकर मैं आपको PDF दे दूंगा। अगला सवाल है कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है ना, वो किन 2 नदियों के नामों पर है, तो ये है ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा। ये किन से मिलकर बना है, तो एक ब्रह्मपुत्रा जो ये भारत की नदी है, आपको मालूम है, जबकि मोस्कोवा है ये कहाँ की, रूस की नदी है, यानी कि रसिया की नदी है। यानी कि जो ब्रह्मोस है ये दोनों लोगों ने मिलकर के क्या किया है, बनाया है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि ब्रह्मोस किस टाइप की है, तो ये किस टाइप की है, सुपर सोनिक मिसाइल है। क्या है, सुपर सोनिक मिसाइल। इसकी स्पीड क्या रहने वाली है, तो लगभग 2.3 से 9 मैक, यानी कि जो ध्वनि की गति है ना उसकी लगभग 3 गुना ये रहती है। सुपरसोनिक मिसाइल की कब से कब, यानी कि 5 मैक से अगर कम स्पीड है, यानी कि ध्वनि की स्पीड है, तो ये क्या होगी, ये किस टाइप की, सुपरसोनिक। अगर 5 मैक से ऊपर और 10 मैक से अगर नीचे इसका स्पीड है, तो वो क्या है, वो हाइपरसोनिक हो जाएगी। महाराष्ट्र के किस उप मुख्यमंत्री का हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया है, तो जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे
उनका हाल ही में निधन हुआ है, जिनका नाम था अजित पवार। 28 जनवरी का जो दिन था ये काफ़ी दुखदपूर्ण ये दिन था, क्योंकि 28 जनवरी के दिन ही इनकी मौत होती है। और विमान जो था उसका नाम था बम्बार्डियर लियरजेट 45, ठीक है, जिसे दिल्ली की बीएसआर जो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है उसके द्वारा संचालित किया जाता है। और हादसे का अगर स्थान बात करते हैं तो जो बारामती हवाई अड्डा है जो पुणे में है के पास लैंडिंग की दुर्घटना हुआ था। और इस दुर्घटना में 5 लोग और सवार थे, यानी कि पायलट सहित सभी लोगों का इसमें डेथ हो जाता है, क्योंकि ये दोबारा लैंड करने का प्रयास करता है लेकिन ये लैंडिंग हो नहीं पाती और उस समय जो विजिबिलिटी थी वो काफ़ी खराब थी, ठीक है। सरकारी अगर घोषणा और प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं तो 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है, 28 से 30 जनवरी तक का। और 28 और 29 जो है वो सार्वजनिक अवकाश रखा गया है। इनका जो दाह संस्कार होने वाला है वो 29 जनवरी को होगा। बारामती जो इनका बारामती क्षेत्र से निर्वाचन जो क्षेत्र है वहाँ से 7 बार विधायक भी रहे, तो वहीं पे इनका संस्कार होने वाला है। और उन्होंने महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे अधिक बार यानी कि 5 बार उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी हासिल किया है, ठीक है। अगर लाला लाजपत राय को उनके प्रखर राष्ट्रवाद के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी, तो ये केसरी पंजाब केसरी, या फिर इनको लायन ऑफ क्या बोलते थे, पंजाब, क्या बोलते थे, लायन ऑफ पंजाब। तो इनके क्या है कि ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 28 जनवरी को इनकी 161वीं जयंती मनाई गई है। और लाला लाजपत राय का जो जन्म है वो पंजाब का जो मोगा जिला है ना, मोगा जिला में ढुड़ीके एक गांव है वहाँ पर हुआ था। और 28 जनवरी 1865 में इनका जन्म हुआ था, जबकि पिता का नाम मुंशी राधा कृष्ण आजाद था। और वे क्या थे, फारसी और उर्दू के शिक्षक थे। ढुड़की का महत्व इसलिए है क्योंकि पंजाब सरकार ने अभी बोला है कि जो 161वीं जयंती थी उस पर पंजाब सरकार ने बोला कि इस विलेज को मॉडल विलेज बनाया जाएगा, यानी कि विकसित करने की घोषणा कर दी गई। अगर हम इनकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो इन्हें 2 उपाधियां मिली थी, ठीक है, एक पंजाब केसरी और एक शेर पंजाब, यानी कि पंजाब का शेर। और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गरम दल था ना, एक्सट्रीमिस्ट जो नेता थे उन नेताओं में भी ये एक थे, ठीक है। लाल बाल पाल, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। लाल मतलब हो गया लाला लाजपत राय, बाल मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। संस्थाओं की अगर स्थापना की बात करते हैं तो इन्होंने मुख्य रूप से 2 संस्थाएं जो स्थापित करने में मदद की थी। वो था पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 करने में मदद की थी। और उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की भी स्थापना की थी। लाला लाजपत राय 1920 में जो कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष भी बने थे। और अगर सामाजिक सुधार की बात करते हैं तो उन्होंने आर्य समाज के लिए एक दयानंद एंग्लो वैदिक जो स्कूल है उसके प्रसार में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया और इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया नामक 3 पुस्तकों का इन्होंने लेखन किया है। और साइमन कमीशन का इन्होंने जब विरोध किया था 1928 में, तो उन्होंने एक विरोध के दौरान ही इनके सर पे जब लाठी चार्ज हुआ था, तो लाठी चार्ज में ये गंभीर रूप से जब घायल होते हैं, तो गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात इनकी डेथ भी होती है। तो जब इन्होंने इस लाठीचार्ज का जब हुआ था तो ये जब अपने ऊपर लिए थे तब उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे शरीर पर जो पड़ी एक एक लाठी है ना, वो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की क्या होगी, किल साबित होगी। यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसे एक ताबूत में बंद कर दिया जाएगा और मैं जो होऊंगा उस ताबूत की क्या होगा, कील होगा। यानी कि जो मेरी रक्त की बूंदें हैं ना, वो तुम लोगों को एक ताबूत में बंद करने के काम आएगी। उड़ीसा के किस जिले में भारत की पहली अत्याधुनिक एल्यूमीनियम एफआरपी इकाई का उद्घाटन किया गया? आप कहोगे सर ये फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स क्या है? तो भाई साहब यही है फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स। ये क्या होता है कि जब इसे चादर के जैसे ऐसे फ्लैट कर दोगे तो ये क्या हो गया, ये फ्लैट हो गया। अब इसी को जब तुम रोल कर दोगे, इस तरीके से रोल कर दो ऐसे, तो ये क्या हो गया, फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। तो ये केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला है। एफआरपी इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो संबलपुर में। ये कहाँ पे है, ये है उड़ीसा में, ठीक है, ये उड़ीसा में। इसमें
जब इसको किया गया है तो इसमें 5,000 रुपये का ना निवेश किया गया है। 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जा रहा है। और यहाँ पर जो मोहन राम मांझी जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। और इन्होंने ये भी बताया कि इससे लोगों को क्या होगा कि इसको लोगों को काफ़ी रोजगार भी मिलेगा। और इसको जो हिंडाल्को जो इंडस्ट्रीज है वो स्थापित कर रही है। हिंडाल्को जो इंडस्ट्रीज है वो स्थापित कर रही है। ये जो आदित्य जो बिरला ग्रुप है ना, बिरला ग्रुप है, उसकी एक ये इंडस्ट्री है। कौन सी है? हिंडाल्को। इसका काम क्या होगा? देखो, ये जो चादर बन रही है ना, इस चादर का उपयोग होता है कहाँ कहाँ पे। जैसे जो बैटरी होती है ना, बैटरी, तो बैटरी में आपने देखा होगा कि जो पतली पतली सी झिल्ली लगी रहती है, तो उसको बनाने में इसका यूज होता है। इसका जैसे जो एरो स्पेस है, एरो स्पेस जो अंतरिक्ष से संबंधित जो सामान बनते हैं, उसको भी बनाने में इसका यूज होता है। ये जो बोतल हो गए या दवाओं की जो बोतलें होती हैं, उनके जो ढक्कन होते हैं उस पर भी आपने देखा होगा, ठीक है। जो बोतल के ढक्कन होते हैं उसको भी बनाने में यूज होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों में इसका क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। ये जो लपांगा स्थान है संबलपुर में, उड़ीसा के संबलपुर में एक लपांगा जो जगह है, वहाँ पर ये मेन रूप से बनेगा। और ये देश की पहली नहीं है, बल्कि ये एशिया की पहली है, ठीक है, एशिया की पहली है। और 5,000 करोड़ रुपए, अगर ये देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें भी इसका यूज होने वाला है। एरोस्पेस सुरक्षा, पैकेजिंग जैसी जो चीज़ें हैं, सब जगह इसका क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। भाई साहब, फ्रांस ने ना एक विधेयक लाया है। क्या लाया है? एक विधेयक लाया है। देखिए, चीजें याद रखिएगा, ये विधेयक है। क्या ये? विधेयक है, कानून नहीं है। कानून तब होगा जब वो दोनों सदनों से पास हो जाएगा तब, ठीक है। तो फ्रांस, एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना है कि क्या ये सही है या नहीं सही है। तो फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का एक विधेयक पारित किया है। और दूसरा है कि फ्रांसीसी सरकार का लक्ष्य नाबालिगों को साइबर बुलिंग, नशे की लत लगाने वाले एल्गोरिदम और मानसिक स्वास्थ्य जैसे जोखिमों से बचाना है। यह पहला वाला कथन था और दूसरा वाला कारण था। तो फ्रांस ने ऐसा किया है, जबकि जो उसका कारण है, मेन कारण यही है कि फ्रांसीसी सरकार नहीं चाहती कि जो नाबालिग है वो साइबर बुलिंग या नशे की जो लत लगाने वाले एल्गोरिदम है और मानसिक जो स्वास्थ्य जोखिम है, इन सब चीज़ों में वो क्या हो, फंसे। तो ये जो ऑप्शन ए है ना, वो ऑप्शन ए क्या होगा, सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए आपका सही है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि देखिए, जो हमारी फ्रांसीसी सरकार है ना, तो वहाँ पे पार्लियामेंट फ्रांकोस, पार्लियामेंट फ्रांकोस, ये फ्रांसीसी जो पार्लियामेंट है ये उसका नाम है। और वहाँ पे दो चीज़ें चलती हैं। एक क्या है, जो निचली सदन होती है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय सभा। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय सभा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल असेंबली। जबकि जो उच्च सदन है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीनेट। ये चीज याद रखेगा कि जो पार्लियामेंट है, फ्रांसीसी पार्लियामेंट है, उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट फ्रैंकोस। और जो उच्च सदन है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, तो यहाँ पे इनको सीनेट बोला जाता है, ठीक है। राज्यसभा को यहाँ पे सीनेट बोला जाता है। जबकि जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा को यहाँ पे क्या बोला जाता है? यहाँ पे बोला जाता है राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली। तो ये जो बिल है ना, ये नेशनल असेंबली से पास हो चुकी है और ये कहाँ पे अभी जा रही है? सीनेट में। लेकिन इसमें बोला गया है कि जो 15 वर्ष से कम साल के जो बच्चे हैं, 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको सोशल मीडिया से दूर रखने पर ये क्या है, ये ज्यादा मतलब फोर्स कर रहे हैं कि हमें क्या कम करना है। 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें सोशल मीडिया यूज नहीं करने देना है। क्योंकि इनका जो डिस्प्ले टाइम है ना, डिस्प्ले टाइम है, वो उनसे बच जाएंगे। जो आंखों पे जो प्रभाव पड़ता है वो उससे बच जाएंगे। प्लस जो मानसिक मानसिक आपने देखा होगा कि मानसिक जो तनाव जैसी चीजें ना, वो इस समय बढ़ गई हैं जब से मोबाइल आई है। तो इनसे बचाया जा सकता है। प्लस जो एल्गोरिदम आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा, कि जैसे यूट्यूब एल्गोरिदम पकड़ता है, तो ये सब चीजें जो आती है ना, एल्गोरिदम का मतलब होता है कि एक वो ट्रैप होता है।
तो उसी इन सब चीज़ों से क्या होगा, ये बच जाएगा। ठीक है। तो ये एक क्या है कि एक बीमारी आपने कई लोगों को देखा होगा कि जब तक जो बच्चे हैं वो रील्स नहीं देखेंगे तब तक मानेंगे नहीं, जब तक वो मोबाइल नहीं अपने हाथ में लेंगे तब तक वो चीज़ें मानते नहीं। तो इन सब चीज़ों को क्या है कि अवॉइड करने के लिए फ्रांसीसी सरकार ये सब चीजें लेके आ रही है। और ये जो नए अकाउंट्स, अगर सोशल मीडिया पे कोई अगर नया अकाउंट बन रहा है तो वो 1 जनवरी 2026 से ही वो खत्म माना जाएगा। ठीक है। और जो पुराने अकाउंट है उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। 31 दिसंबर 2026 तक ये जो पुराने अकाउंट्स है, जिन जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें। लेकिन पाबंदी किन दो चीजों पे नहीं लगी है, तो जैसे अगर आप पढ़ाई वाली जैसे विकिपीडिया ये सब अगर देखना चाहते हैं तो इस पे कोई आपको पाबंदी नहीं लगी है, आप देख सकते हैं। या पढ़ाई वाला अगर एजुकेशनल कोई प्लेटफॉर्म है तो आप उससे देख सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मोबाइल फोन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आप जो हाई स्कूल का जो स्कूल है ना, हाई स्कूल का जो स्कूल है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि वहां पर आप कोई भी मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएंगे। इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो फ्रांसीसी सरकार है उसके अनुसार इसका जो मुख्य लक्ष्य है बच्चों को साइबर बुलिंग और नशे जैसे जो लत है ना, जो एडिक्टिव हो चुके हैं, जैसे रील्स उल्स ये सब देखने का या फेसबुक ये सब चलाने का, उन सब चीज़ों से बचाना है। और जो हानिकारक कंटेंट है, आपने देखा होगा कि हानिकारक कंटेंट जैसे जो इंस्टाग्राम है, ये सॉफ्ट पोर्न, जो मतलब आपको पोर्न टाइप दिखाई नहीं देता, लेकिन जो सॉफ्ट पोर्न है उन सब चीज़ों से बचाने के लिए ये लेके आ रहे हैं। और जो मानसिक स्वास्थ्य है उनको भी सुधारना इसकी क्या है, जिम्मेदारी है, इसमें ये बात कही गई है। और अगर ऐसा करता हुआ कोई अगर पाया जाता है तो उस पर क्या है कि जुर्माना लगाया जाएगा। कितना, जो ग्लोबल रेवेन्यू है उसका 1%, अगर ऐसी कोई कंपनी करती हुई अगर पाई जाती है बिना एज वेरिफिकेशन के, वो अगर ऐसा करने देती है तो। वैश्विक संदर्भ में बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया इससे पहले ये नियम ला चुकी है, और ये जो नियम है वो 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए लाई गई है। तो ये दुनिया में पहला देश बना था ऑस्ट्रेलिया, जबकि फ्रांस जो है ये दुनिया का दूसरा ऐसा करने वाला देश बनेगा जो 15 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए ये बैन कर रहा है। किंतु अगर पूछा जाए कि पहला यूरोपीय देश, तो पहला यूरोपीय देश आपका क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है। छूट, अगर हम छूट की बात करते हैं तो मैं आपको बता दिया कि जो शिक्षा है उस पर, और जो विकिपीडिया जैसे मतलब एजुकेशनल अगर चीज़ें आपको देखनी तो उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। अगला सवाल है कि रक्षा और विमानन जो रिसीवर है उसमें जीपीएस स्पूफिंग नामक जो संकेतों का पता लगाने और उन्हें कम करने के लिए किस तकनीक का तेजी से एकीकृत किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये कंट्रोल्ड रिसेप्शन पैटर्न एंटीना है, इसका यूज किया जा रहा है। ये क्या काम करता है कि जो सीआरपी है ना, सीआरपी, तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये स्पूफिंग क्या होती है। स्पूफिंग क्या होती है, स्पूफिंग कुछ नहीं होता, जैसे होता है ना कि मान लीजिए कोई पुलिस है और इधर चोर है, तो आपने मूवी में भी देखा होगा कि ये चोर क्या काम करता है, ये इस पुलिस वाले का वर्दी पहन लेता है। अब ये वर्दी पहन के तो ये भी तो एज ए पुलिस हो गया, पहन लेता है, तो ये भी एज ए पुलिस हो गया। ये जाता है जेल में, जेल में जाने के बाद ऑर्डर देता है कि मतलब ये जो कैदी है जेल में बंद है इसको छोड़ दो। तो ये क्या है कि एक तरीके से क्या करता है, ये एक तरीके से धोखा देता है। तो ये वास्तव में ये चोर है, लेकिन ये इसने वर्दी पहन ली है तो ये ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया, ये पुलिस ही हो गया, यानी कि असली वाला का ये नकल कर रहा है, लेकिन वो असली वाला ये है नहीं। आपने देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे नकली वेबसाइट आपको दिखाई देती है कि अमेजन.com ये असली वाली है, जबकि आपको ऐसे ही मिलती जुलती दिखाई देगी अमेजन.com। देखिए दोनों में अंतर क्या है, एक स्पेलिंग की ही अंतर है। तो ये जो मिलती जुलती वेबसाइट होती है ना, इसीलिए बोला जाता है कि मिलती जुलती चीज़ों से क्या हो, बच के रहें। ठीक है। तो ऐसे जब चीज़ें होती हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, स्पूफिंग बोलते हैं। लेकिन जब उसी के आगे लगा दिया जाता है कि ये कई टाइप की होती है, कि नेटवर्क स्पूफिंग हो रहा है तो नेटवर्क से संबंधित है, जीपीएस में अगर हो रहा है तो ये जीपीएस स्पूफिंग कहलाएगा। अब जीपीएस स्पूफिंग में क्या होता है कि ये जैसे जो नीचे वाला बंदा रहता है वो क्या होता है कि एक ऐसा सिग्नल भेजेगा, वो जो सिग्नल होगा जीपीएस के जो नॉर्मल सिग्नल होगा उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रोंग रहता है। तो जब ये भेजता है तो जो हमारा जीपीएस रिसीवर रहता है ना, वो जो नीचे से आ रही है सटीक वाली जो रिलायबल है, जो विश्वसनीय है, उसको ना कैच कर करके जो इधर से फेक आ रही होती है ना, फेक वाली को कैच करता है और फिर दिखाने लगता है कि जो वस्तु है वो
यहाँ पे नहीं बल्कि कहीं और है। तो ये क्या होता है कि जो नेविगेशन सिस्टम है उसी को क्या काम करता है, ये भ्रमित कर देता है। मैं आपको इसको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे है ना कि जीपीएस का मतलब होता है किसी डिवाइस के जीपीएस रिसीवर को धोखा देना। जो जीपीएस रिसीवर जो रिसीव कर रहा है ना, उसी को धोखा दे देना। मतलब कि जो नीचे से आ रहा है ना, जो जीपीएस वो आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो रेडियो आ रही है, उनको क्या है कि उनको ना पकड़ के जो स्ट्रॉन्ग वाली है उसको पकड़ता है। तो इसी से क्या होता है कि वो जो जगह पे, जिस जगह पे दिखाना चाहिए था, वो उस जगह पे दिखाता नहीं है। ठीक है। यह कैसे काम करता है तो ये आपको मैंने बता दिया। ये चर्चा में क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में ना एक घटना हुई है। केवल एक दो घटना नहीं बल्कि 1900 से ज्यादा घटना देखे गई है। तो भारतीय जो हवाई अड्डा है, पिछले कुछ महीनों में दिल्ली, मुंबई, अमृतसर जैसे जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं ना, वहाँ पे जीपीएस में गड़बड़ी की शिकायत आई है। बल्कि जीपीएस में गड़बड़ी नहीं हुई थी, बल्कि क्या क्या हुआ था उसमें, स्पूफिंग की गई थी। तो सभी को तो यही लगता है कि जीपीएस ही खराब है, जीपीएस सही से काम नहीं कर रहा है, सबको तो यही लगेगा। किंतु सही हो जाता था, फिर खराब हो जाता था, फिर सही हो जाता था, फिर खराब हो जाता था। तो ये सब में आया, तो फिर बाद में मालूम चला कि नहीं नहीं, ये जीपीएस खराब नहीं हुआ, बल्कि इसमें सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही थी। अब क्या है कि अगर ऐसा चीजें हो रही है तो कहीं और दिखाएगा तो कोई भी उसको क्या करेगा कि जो जहाज है उसको हाईजैक करने में बहुत आसानी हो जाएगी, या उतरने में, या ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं वो होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विमान दुर्घटना और खतरे, ये भी देख लीजिए कि मैंने अभी आपको ही बताया कि यहाँ पे दुर्घटना होने के भी चांस है, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं तो यहाँ पे हूँ नहीं, मैं तो कहीं और हूँ। तो इसकी वजह से भी जो दुर्घटना है वो उसके होने के चांसेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। युद्ध की स्थिति, वैश्विक स्तर पर जो रूस और यूक्रेन है या मध्य पूर्व है, सेनाएं एक दूसरे के ड्रोनों को भटकाने के लिए भी स्पूफिंग का काम करते हैं, जिसका बुरा असर सामान्य नागरिक उड़ानों पर पड़ रहा है। क्योंकि ये जो जो हमारे मतलब ड्रोन है, ये सब भी तो जीपीएस पे चलते हैं। और जीपीएस में अगर जीपीएस जो रिसीवर है उनको ही अगर हम भटका दें, तो फिर वो क्या होगा, भटका देंगे तो वो भी इसका शिकार हो जाएंगे स्पूफिंग का। वो जिस टारगेट पे आके इस टारगेट पे लगना था, अब मैंने इसको भटका दिया। भटकाने का मतलब अब मैंने दिखा कि टारगेट यहाँ पे है, जबकि टारगेट यहाँ पे था, टारगेट यहाँ पे है। तो ये इस मेन वाले पे ना जाकर के ये कहाँ जाएगा, इस वाले पे जाएगा, नकली वाले पे, जहाँ पे कुछ था ही नहीं। और इससे मान लीजिए कि मुझे अगर चाहिए कि नहीं नहीं, मुझे तो मतलब पाकिस्तान में गिराना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये इंडिया में गिरे। तो अब इंडिया में ये पाकिस्तान में गिरना चाहिए था, लेकिन ये जाकर के इंडिया में गिरेगा। तो ये सब चीज़ें जो है, क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगी, चाहे वो सामरिक दृष्टि से देखा जाए या फिर एविएशन की दृष्टि से देखा जाए। और जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है, यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है, जो कि 360 से ज़्यादा जो विमानन विमानन कंपनियां उनका नेतृत्व करती है, तो इसने भी इस बात पे क्या है, चिंता जताई है, और इसने भी इसे एक बड़ा खतरा के रूप में देखा है। तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, वो देखिए कि जो डीजीसीए है ना, उसने एक निर्देश दिया है कि थ्रेट मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव इसने पारित कर दिया है। कि जैसे अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो उस थ्रेट को मॉनिटर जैसे आप करते हैं, वो उसको पहले क्या करना है, उसे कंट्रोल जो रूम है उसे बताना है, या जो अभी नेटवर्क बनाए जा रहे हैं उसको बताना है। और यहाँ पे पायलटों को भी ट्रेनिंग दी जा रही थी कि जीपीएस जैसे ही फेल होता है, फिर उसे पारंपरिक जो नेविगेशन प्रणाली है वहाँ पर आ जाना है, उसका उपयोग करना है। और विमानों में जो सॉफ्टवेयर है उससे भी क्या किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया जा रहा है। जो कि एयरबस और बोइंग जैसे जो कंपनियां है ना, वो अपने फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर है उसमें ऐसे अपडेट डाल रही हैं जो जीपीएस डाटा और विमान की जो वास्तविक गति है उनमें अंतर दिखने पर तुरंत चेतावनी क्या करेंगी, देंगी। एक नेविगेशन में जीरो ट्रस्ट मॉडल आया है। क्या है, जीरो ट्रस्ट मॉडल है। ये पहले क्या काम करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे, फिर देन ट्रस्ट करेंगे। अगर इसका मतलब ये कहा जाए तो जैसे क्या होता है कि यहाँ पे ना ग्राउंड स्टेशन होता है, इसको बोलते हैं ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है। ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी रडार लगे रहते हैं। ठीक है। और यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से अगर फ्लाइट जा रही है, और कोई बंदा यहाँ से क्या कर रहा है, इसको जीपीएस को क्या कर रहा है, जीपीएस को भेज रहा है। ठीक है। जीपीएस को भेजा ये लोकेशन पे, ठीक है, जा। और इसको क्या कर, स्पूफिंग करते हैं। ये मान लो इसका स्पूफिंग ये कर भी देता है, लेकिन ये अभी तक इसको नहीं मानेगा। अभी फिर ये जो ग्राउंड पे यानी कि जो जमीन पे ये स्टेशन बेस्ड है ना, इससे फिर पहले वेरीफाई करेगा कि जो अभी मैं देख रहा हूँ आखिर में वही मैं हूँ ना, वही उसी जगह पे हूँ ना। अगर ये यहाँ से वेरीफाई हो जाता है, तो ये जाके क्या करेगा, ट्रस्ट करेगा, तब ये मानेगा।
लेकिन ये सोचेगा कि केवल इसी के भरोसे ये मान जाए तो नहीं मानेगा, क्योंकि ये जो ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है जीबीएस है, उसे ये पहले वेरीफाई करेगा फिर तभी ट्रस्ट करेगा, इसलिए इसे बोला जा रहा है कि जीरो ट्रस्ट इन नेविगेशन। एंटी स्पूफिंग एंटीना जो कंट्रोल रिसेप्शन पैटर्न एंटीना मैंने आपको बताया, ये एंटीना जो होता है ना, ये एंटीना केवल एक ही काम करता है। ये एंटीना केवल ऊपर से यानी कि सैटेलाइट जो है ना, सैटेलाइट से आने वाली जो किरणें हैं यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो केवल उन्हीं को एक्सेप्ट करता है। अगर आप जमीन से कोई फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो इससे ये एक्सेप्ट करता ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि ये जो भेजने वाले जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ये क्या है, इनका कोई मतलब ही नहीं निकल पाता। इसीलिए जो हमारी विमानन कंपनियां होंगी या फिर जो हमारे डिफेंस लाइन में अगर कोई ड्रोन हो गया या फिर कोई फाइटर प्लेन हो गया, ये सब इसके लिए क्या है, काफ़ी लाभदायक साबित होगी ये जो सिस्टम है, कंट्रोल रिसेप्शन पैटर्न एंटीना। ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे जो नाविक है, नाविक जो हमारा खुद का जीपीएस सिस्टम है, वो भी हमारा केवल बहुत ज़्यादा एडवांस सिस्टम का, क्योंकि इसमें L5 रडार एंड एस बैंड जो रडार है, ये दोनों रडार इसमें लगे पड़े हैं। अगर मान लीजिए आप इसको जैम करते हैं तो ये क्या काम करता है कि ये जो जीपीएस है ना, ये दोनों से क्रॉस चेक करता है, फिर उसके बाद जो है डिस्प्ले पे ये दिखाता है। ठीक है। ये दोनों से चेक करता है, दोनों से पिक्चर्स लेगा, फिर उसके बाद ही रडार पे दिखाएगा। अगर L5 में आप जैम करेंगे तो फिर एस बैंड वाला जो है वो सही सटीक जानकारी देगा। अगर एस बैंड को करेंगे तो L5 को, मान लीजिए सपोज करिए कि ऐसा अगर सिस्टम होता है तो ये तो L5 वाला दिखाई देगा। किंतु ये दोनों एक साथ जैम नहीं कर सकते। आप जैम मतलब एक साथ स्पूफिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो हमारा नाविक है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या है, सुरक्षित है और रिलायबल है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।